हेलो एवरीवन, आइडिया भारत स्किल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड से हमने ये जनरल अवेयरनेस यानी जीके की क्लास स्टार्ट कर दी है और ये आपकी क्लास बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो क्योंकि आपको यहाँ से 10 नंबर आएंगे क्वेश्चन। अगर आप किसी भी अगर जनरल कंपटीशन एग्जाम की कर रहे हैं, तैयारी भी अगर कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि सभी जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्या है, सिलेक्शन में बहुत ही मेन रोल अदा करेगा, क्योंकि आप पॉइंट से भी एग्ज़ाम में मिस हो सकते हैं, मतलब छूट सकते हैं। इसलिए आप जीके को भी अच्छे से पढ़ते चलें। अगर आप बार की, एएलपी या इसरो, एनपीसीआईएल, अभी जो जितनी भी एग्ज़ाम निकली हैं टेक्निकल की, तो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जीके। तो ये आपके लिए क्लास हम डेली प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। और चैनल पर अगर पहली बार अगर दोस्तों विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साइंस की क्लासेस भी आपके मंडे से डेली प्रोवाइड करा दी गई, स्टार्ट कर दी, और जल्द ही आपके लिए मैथ की भी स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है ये बताना। तो ऑप्शन से यहाँ दे सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कौन सा सही नहीं ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट हमारा, पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी जो स्थापना भद्ररथ ने की थी, ये है। ऑप्शन बी हमारा, महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और जो सर्व छत्रातक मतलब होता है क्षत्रियों का अंत करने वाला होता है, एवं एक राट की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी हमारा दिया, गिरिवज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां थी, और इनमें से बताना है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। तो सभी साथी इसका कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा। यानी कि जो डी है ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि असत्य होगा। सभी के सभी क्या दोस्तों असत्य होंगे। फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला, दोनों क्या होंगे, मगध साम्राज्य के बारे में पूरे की तरह सत्य हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। अब इसके बारे में दोस्तों फैक्ट देख लेते हैं, फैक्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट से आपको अदर क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर फैक्ट फर्स्ट हमारा दिया गया है कि मगध जो राज्य का विस्तार अगर बात करें तो ये उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन और दक्षिण में जो होता है जंगलाच्छादित पठारी प्रदेश तक था। ठीक है, अगला हमारा है, पटना और गया जिला का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मगध नेपाल के नाम से जाना जाता था। अगला हमारा जो फैक्ट दिया, मुगल प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान और पतन और सामाजिक, धार्मिक और जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। नेक्स्ट हमारा है, मगध जो बुद्ध के समकालीन एवं एक शक्तिशाली और संगठित राजतंत्र था। अगला जो हमारा फैक्ट दिया, कालांतर में मगध का जो उत्तरोत्तर विकास होता गया और इसका मगध का इतिहास यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। अगला हमारा जो फैक्ट है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जो जरासंध के पिता और चेदी राजवंश के जो पुत्र थे भद्रथ, ये क्या भद्रथ वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया, उस समिति का नाम बताएं जिसमें राजनीतिज्ञों और अपराधियों के जो गठन बंधन की जांच थी। मतलब किसमें, उस समिति का नाम बताना जिसमें राजनीतिज्ञ और अपराधियों के संगठन की जांच की थी। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हमारा दिया वोहरा समिति है। ऑप्शन बी हमारा दिया गया गोस्वामी समिति। ऑप्शन सी हमारा राजमन्नार समिति। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी इसमें से कमेंट करेंगे कौन सा जो होगा राइट आंसर होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट उनका राइट आंसर, यानी जो वोहरा समिति है, वोहरा समिति जो है हमारा, ये समिति क्या राजनीतिज्ञों और अपराधियों के जो गठनबंद की जांच की थी। इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट तो यहाँ पर दोस्तों फैक्ट देख रहे हैं, जैसे वोहरा समिति ने राजनीतिज्ञों का जो अपराधियों को जो साठ गांठ की जांच की थी। अगला हमारा, वोहरा समिति ने स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय स्तर और अपराधियों से साठगांठ को प्रतिबंधित करने का सिफारिश किया था। ठीक है, अगले अगर बात की जाए इस गठन की स्थापना की, वोहरा जो समिति का गठन हुआ था दोस्तों 1993 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, जो गोस्वामी अगर जो समिति है, इसका जो संबंध है जो चुनाव सुधार समिति से है। इस समिति का जो गठन हुआ 1990 में किया गया। ठीक है,
और तमिलनाडु की सरकार ने 1969 में राजमन्नार समिति का गठन किया। तो आप इन क्वेश्चनों को भी आप याद करते चलें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ जाओ। क्वेश्चन में पूछा गया आज़ादी के समय जो आरबीआई के गवर्नर कौन थे। जो आज़ादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा दिया गया जेम्स टेलर है, ऑप्शन बी हमारा है जो सीडी देशमुख है, ऑप्शन सी हमारा है बंगाल रामाराव, ऑप्शन डी हमारा है हयात खान। तो इसमें से आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी इसका कमेंट करेंगे सर राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी सीडी जो देशमुख थे ये आज़ादी के समय आरबीआई के गवर्नर थे। इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो भी देखते चले। तो इसका जो फैक्ट दोस्तों जो है कि सीडी जो देशमुख है आज़ादी के समय आरबीआई के गवर्नर थे। अगर बात करें आरबीआई के पहले अगर भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये अगर बात करें तो ये कौन थे हमारे सीडी देशमुख थे। कौन? आज़ादी के समय, ठीक है। और इन्होंने जो इनका जो कार्यकाल दोस्तों अगर बात किया है 1943 और 1950 में तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। किनका? आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख, तो इनका जो कार्यकाल रहा 1943 से 1949 तक रहा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही पूछा है, कौन सा कथन सही है, गलत मत बताना। ऑप्शन ए हमारा है कि यह वैश्विक संचार द्वारा तीसरी दुनिया दोस्तों तीसरी दुनिया के देशों के अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन बी हमारा दिया गया है ये आविष्कारों और ट्रेडमार्क और साहित्यिक कार्यों के बीच कॉपीराइट संपत्ति की रक्षा करता है। ऑप्शन सी हमारा ये राष्ट्रों के बीच शिक्षा और विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाता है। ऑप्शन डी है हमारा यह मानव संसाधन विकास में राष्ट्रों की मदद करता है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन राइट होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी इसका राइट आंसर करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं फोर्थ नंबर का बी उनका राइट आंसर होगा। यानी कि यह क्या करता है आविष्कारों ट्रेडमार्क और साहित्यिक कार्यों के बीच कॉपीराइट संपत्ति की क्या करता है रक्षा करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। इसके बारे में अगर फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट में दोस्तों दिया गया है जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की क्या है 17 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, ठीक है। अगला हमारा जो फैक्ट है WIPO 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए और दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है असत्य है, मतलब असत्य पूछा है, कौन सा गलत होगा, सही नहीं बताना, असत्य बताना, ठीक है। इसका आप थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से एक बार जरूर पढ़ा करें। कभी क्वेश्चन हम सही से नहीं पढ़ पाते आंसर गलत मार देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर पढ़ा करें। तो क्वेश्चन हमका ऑप्शन से दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट हमारा भारत के क्षेत्रफल का जो 29.3% क्या प्रवृत्ति है। ऑप्शन बी है भारत के क्षेत्रफल का 27.7% जो भाग है पठारी है। ऑप्शन सी है भारत के क्षेत्रफल का बात करें 48.0% भाग जो है मैदानी है। ऑप्शन डी है भारत का जो अक्षांशीय अगर विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री से 4 उत्तर से और 37 डिग्री से लेकर 6 उत्तरी तक है फैला हुआ। तो ये बताना इसमें से असत्य कौन सा है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यानी कि भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग क्या मैदानी। ये क्या ऑप्शन गलत है। बाकी के जो ए और बी और डी ये सभी के सभी सी हैं, ठीक है, मतलब सही है, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं। फैक्ट को जरूर आप पढ़ते चलें अच्छे से, क्योंकि फैक्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फैक्ट हमारा दिया गया देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग क्या है उच्च पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। इनकी अगर ऊंचाई समुद्र तट से अगर बात की जाए तो 2135 मीटर या इससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है। अगला भाग क्वेश्चन जो फैक्ट दिया गया समुद्र तट से 305 से लेकर 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों भी देश के 18.6% भाग क्या है
फैली हुई हैं। और इस प्रकार जो प्रवृत्ति अगर भाग बात की जाए तो ये 29.3% है। मतलब प्रवृत्ति जो भाग होगा वो हमारा कितना है, 29.3% है। अगला जो हमारा फैक्ट है, भारत के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 27.7% जो भाग क्या है, ये हमारा जो पठारी है। और भारत के क्षेत्रफल का अगर 43% जो भाग हमारा क्या है, मैदानी भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया है, क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा है, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो पहला हमारा ऑप्शन है, पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण। ऑप्शन बी हमारा दिया गया ये एक कार्यशील इकाई है। ऑप्शन सी हमारा इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ऑप्शन डी हमारा ये एक बंद तंत्र होता है। तो इसमें से आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी ये एक बंद तंत्र होता है। ये ऑप्शन गलत है। बाकी की ए और बी सी ये सभी के सभी क्या सही है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दोस्तों दिया गया, पोषक जो होता है पोषण जो तंत्र की जैव विविधता में वृद्धि के लिए पोषण स्तरों की कम संख्या जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, अगला हमारा पोषण स्तर जितना कम होगा जैव विविधता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऐसे कई कारक हैं जो एक पारिस्थितिक तंत्र की विविध जैव विविधता का समर्थन करते हैं और उन्हें फलने फूलने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता बढ़ती है और जैव विविधता के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ठीक है, ये इसका फैक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपके सपोर्ट से ही वीडियो डेली हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला हमारा है, कोडाइल कनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, फर्स्ट पनाली, ऑप्शन बी हमारा नीलगिरी, ऑप्शन सी हमारा विंध्याचल, ऑप्शन डी है अरावली। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, यानी पनाली जो है, ये पनाली जो पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन, कोडाइल कनाल। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं। फैक्ट हमारा फर्स्ट दोस्तों दिया गया कि पनाली पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है और पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दिया, केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों का क्रमिक विस्तार रूप जो पनानी लगभग 70 किलोमीटर चौड़ा है और 23 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि निम्न लिखित में से कौन सा कथन सत्य, सत्य के बारे में पूछा गया। फर्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। ऑप्शन सी हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। और डी हमारा दिया है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जल्दी से बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। और दोस्तों एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा हो, सभी को याद होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी कि भारत जो हमारा है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत की अगर आकृति बात की जाए चतुष्कोणीय है। और ऑप्शन सी हमारा है भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट यही दिया गया कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि पर दूसरे स्थान पर। उपयुक्त सभी के सभी के कथन क्या होंगे, राइट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया हिमालय का जो पाद जो प्रदेश है निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस नाम से और जानते हैं, इससे पूछा है। ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, ऑप्शन सी हमारा पीर पंजाल, ऑप्शन डी है शिवालिक। तो इसमें से कौन सा राइट है आपको बताना। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 9 का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि शिवालिक। मतलब जो हिमालय का जो पाद प्रदेश है इसको दूसरा नाम शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट में अगर बात की जाए, पहले फैक्ट दिया है जो शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय भी इसको कहते हैं, और हिमालय जो पर्वत का सबसे दक्षिण और तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, अगला हमारा दिया है हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वत माला कड़ी है। और अगला हमारा फैक्ट, इसकी अगर ऊंचाई अगर बात की जाए, ये 850 से लेकर 1200 मीटर तक है, और इसकी कई उप श्रेणियाँ भी हैं। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दिया गया, ये 1600 किलोमीटर पूर्व तीस्ता नदी और सिक्किम से पश्चिमवर्त नेपाल है, और उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। क्वेश्चन में ये साइंस का क्वेश्चन दिया गया कि जो ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का क्या है परिणाम होती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिबिंब कहते हैं, सॉरी प्रतिबिंब कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा गुंज है, ऑप्शन सी हमारा विरलीकरण है, ऑप्शन डी हमारा प्रतिध्वनि है। तो इसमें से कौन सा राइट है ये आपको बताना है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। प्रतिध्वनि बोलते हैं, क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि। मतलब क्या होता है, जो ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का जो परिणाम होती है उसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनुरणन यानी कि बार बार पुनः जो परावर्तित होने के कारण ध्वनि दृढ़ता और इसके क्रमिक लुप्त प्रवाह को ध्वनि की क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे, और ऐसे ही आपको हम क्वेश्चन को डेली प्रोवाइड कराएंगे जीके के। ठीक है, क्योंकि जीके आपके 10 नंबर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इस तरह के अगर डेली क्लासेस चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप अगर डेली चाहते हैं यस करें, तो आपको हम डेली क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।